वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं आज आप लोग को फ्रांसिस रेवोल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 2-3 नाम है उसको ये नाम याद रखना है। सबसे पहला नाम है लुई 14। लुई 14 कब से कब तक था? तो 1643 से 1715 तक लुई 14 फ्रांस पर राज किया था। ठीक है। उसके बाद लुई 15। लुई 15 कब से? तो 1715 से 1774 तक राज किया था। ये द बर्बन डेस्पॉट। डेस्पॉट मतलब होता है एक तरह से आपका निरंकुश। निरंकुश मतलब तानाशाह तरह का, वो खुद का सुनता था। एब्सोल्यूट डेस्पॉट माना जाता है लुई 15 को। ये पावर को सेंट्रलाइज करने का कोशिश किया था। मतलब जो भी पावर है वो स्टेट के पास ना हो, सारा सेंटर के पास हो। मतलब सारा पावर किसके पास हो? राजा के पास हो। ये बहुत सारा वार लड़ा है फ्रांस के लिए। बहुत सारा वार लड़ने के कारण आपका ये यहाँ इसका जो जो बहुत सारा वार लड़ने के कारण आपका, एक मिनट मैं थोड़ा ब्रश ऑन कर लेता हूँ। चलिए चलिए आपका ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट था कौन? लुई 14। लुई 14 एब्सोल्यूट डेस्पॉट था। आपका ये पावर जो था, पावर जितना भी ये चाहता था कि जो भी पावर हो, सारा पावर किसके पास हो? तो सारा पावर राजा के पास रहे। ठीक है। कौन? लुई 14 चाहता था कि सारा पावर किसके पास रहे? राजा के पास रहे। बहुत सारा लड़ाई भी लड़ाई फ्रांस के लिए, जिसमें वह बहुत सारा जीता भी। लेकिन अगर लड़ाई होता है तो कोई भी देश का जो इकोनॉमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। कैसे? जो लड़ाई होगा तो उसको खरीदने, गोला बारूद खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से जाएंगे? तो सरकारी खजाने से जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, जो फ्रांस था बहुत ही ज़्यादा डेब्ट में चला गया था। डेब्ट मतलब होता है एक तरह से आपका कर्ज में डूब गया था। उसका लुई 15 आता है, और लुई 15 आपका और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था आपका डेब्ट को। ये और ज़्यादा कर्ज में डुबो दिया था फ्रांस को। कैसे? देखिए यहाँ मैं फ़ोटो भी लेके आया हूँ लुई का 15 का। उसके बाद आपका ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। मतलब ये सही से चला नहीं पा रहा था फ्रांस को। आपका 7 ईयर वार में ये हार चुका था। उसके बाद आपका कौन? तो लुई 15 7 ईयर वॉर में हार गया था। और उसके बाद जो राजा बनता है वो है लुई 16। 1774 से 1902 में लुई 16 बनता है राजा, जिसमें आपका इसकी जो ये एक अच्छा राजा था। मतलब कहना तो ये बोल्ड, ये डिसीजन तो लेता था, ये सोचता तो था कि फ्रांस को कैसे उभारे इस इकोनॉमिक हालात से। लेकिन ये कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता था। कोई भी डिसीजन लेता था तो ये उसके ऊपर फिर से पलट जाता था। तो ये क्या था, एक राजा नहीं था जो बोल्ड डिसीजन ले सके। ये सबका सहमति जो भी आता था, ये इसका जो एडवाइज़र था वो भी कोई अच्छा नहीं था एडवाइज़र। इसकी जो पत्नी थी, जो ऑस्ट्रियन राजा की जो बहन थी, ऑस्ट्रियन राजा की बहन ही इसकी पत्नी थी, मैरी एंटोनिएट, बैड एडवाइज़र थी। ये जब भी राजा को सलाह दे देता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही होता था। और ये ब्रिटेन से बदला लेने के कारण अमेरिका के साथ जो लड़ाई हुआ था ब्रिटेन का, जो अमेरिका वहाँ पे आज़ाद होना चाहता था, इंडिपेंडेंस होना चाहता था, उसमें इसने अमेरिका का साथ दिया था, जिसके कारण से इकोनॉमी हालत और ख़राब हो गया था फ्रांस का। ठीक है। भले अमेरिका इंडिपेंडेंस हो गया लेकिन राजा को कुछ नहीं मिला। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद जो ये अपना एक ये देख ले लिए वर्साइल पैलेस है। यहीं पर ये राजा सब चाहता था कि मतलब ये भीड़ भड़ाका इलाका से दूर रहे, इसलिए ये पेरिस से हट कर, ये आपका पेरिस है, और पेरिस से हट कर ये आपका वर्साइल पैलेस है। ठीक है। ये वर्साइल पैलेस है। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। ये पेरिस हुआ, और यहाँ पर है वर्साइल पैलेस। यानी पेरिस से हटकर एक पैलेस बनाया था जिसको बोलते हैं वर्साइल पैलेस। वर्साइल पैलेस यहीं पर, ये बहुत ही बड़ा
पैलेस था, इसमें सब कुछ था। तो यहीं पर राजा रहता था और ये ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। वो मतलब महल में ही रहता था और वो बाहर का डिसीजन लेता था, तो इसलिए वो सही से ले नहीं पाता था डिसीजन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपका जो फ्रांसिस रेवोल्यूशन था वो हुआ क्यों था। तो फ्रांसिस रेवोल्यूशन का जो काउज था, ये बहुत सारा काउज था, ये मेनली 4 काउज था। पहला पॉलिटिकल काउज, ठीक है, पॉलिटिकल काउज था, सबसे पहला पॉलिटिकल काउज था, पॉलिटिकल काउज। उसके बाद उसके बाद था सोशल काउज था, उसका इकोनॉमिक काउज भी था, उसका इंटेलेक्चुअल काउज भी था। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल काउज क्या था। तो पॉलिटिकल काउज क्या था, तो यही इसका जो एडवाइज़र था, एडवाइज़र अच्छा नहीं था सबसे पहला, और आपका जो भी राजा था वो सही से डिसीजन नहीं ले पाया था। वो वॉर में इतना इन्वॉल्व भी हो गया कि इसका इकोनॉमी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद दूसरा आता है सोशल काउज। सोशल काउज में मेनली जो फ्रेंच का जो सोसाइटी था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन सा, क्लर्जी जिसको हम लोग चर्च, वो चर्च होता है जिसमें फादर हो गया, जो भी एक तरह से बिशप था, बिशप सब ये इसी में क्लर्जी में आएंगे, जिसके पास 1 लाख आपका पॉपुलेशन था। 1 लाख जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था उसका 1 लाख कौन था, क्लर्जी लोग था। उसके बाद आपका जो इसका जो लैंड था, तो लैंड कितना था, लैंड आपका था, आपका 1 मिनट, लैंड था इन लोग के पास 10%। टोटल फ्रांस का जितना लैंड था उसका 10% था इसका लैंड। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेट में आता था नोबिलिटी का कितना पॉपुलेशन था, तो लगभग 4 लाख नोबिलिटी का पॉपुलेशन था, जिसमें 25% लैंड इन लोग के पास था, नोबिलिटी लोग के पास। और नोबिलिटी में कौन आता था, जो बड़ा बड़ा जमींदार लोग आता था वो सब, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेट में आता है जो मेन स्टेट था यहाँ का, फार्मर, आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर, ट्रेडर्स, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, ये सब थर्ड स्टेट में आता था, जिसका पॉपुलेशन लगभग 2.7 करोड़ था। लेकिन इन लोग के पास लैंड नहीं था। 95% ऑफ पॉपुलेशन यही था थर्ड स्टेट, लेकिन इन लोग के पास लैंड नहीं था। और जितना भी टैक्स था, जो भी टैक्स था, देखिए नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो भी देता था थोड़ा मोड़ा देता था और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेविश लाइफ स्टाइल ऑफ नोबिलिटी, एक तरह से शानदार लाजवाब लाइफ स्टाइल रहता था इन लोग का। हाई पॉइंट ऑफ फ्रेंच कल्चर था यहाँ पे 18 सेंचुरी में। और जो थर्ड स्टेट था उसको बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत थर्ड स्टेट हुआ, क्योंकि उन लोग को टैक्स भी थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था। जो भी काम होता था सारा थर्ड स्टेट करता था। और जितना भी टैक्स, जो भी इकोनॉमी, जो भी, अगर मान लीजिए कि आज 10% टैक्स है और राजा आगे 20% कर दे, तो ये जो 20% टैक्स जो इंक्रीज हो, ये कौन देगा, ये भी देगा थर्ड स्टेट। एजुकेटेड मिडिल क्लास को हम लोग बॉर्जियोसी बोलते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज है आपका। फिर जो अर्बन वर्कर है, अर्बन वर्कर का भी कंडीशन क्या था, बहुत ही ज़्यादा पुअर था, क्योंकि उस समय तो साफ़ सफाई का उतना कोई ध्यान नहीं रखता था। उसके बाद आता है इकोनॉमिक काउज। इकोनॉमिक काउज क्या होता है, तो जो राइजिंग पॉपुलेशन, जो 1700 ईस्वी में अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन था, तो आपका 1700 में अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 1789 में आते आते कितना पॉपुलेशन होता है, 2.8 करोड़ पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है। हाई डेप्थ ऑफ वॉर टू लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ, जो डेप्थ क्या था, बढ़ते चल जा रहा था, क्योंकि लड़ाई लगभग सब राजा लड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण से जो डेप्थ था और बढ़ रहा था, रीपेमेंट उसका हो नहीं पा रहा था। हार्श विंटर, और क्या होता है, क्रॉप फेल्यूर हो जाता है। विंटर में क्या होता है, क्रॉप फेल्यूर हो जाता है। क्रॉप फेल्यूर के कारण जो फूड प्राइस था बढ़ जाता है, एक तरह से सूखा का हालत हो जाता है। एंग्री पीसेंट एंड कॉमन पीपल, वहाँ का जो ब्रेड था, ब्रेड जिसको पाव रोटी बोलते हैं, ब्रेड का दाम इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि सारा लोग सब क्या कर रहा था, हड़ताल कर रहा था राजा के खिलाफ। इसी में अब और एक और मेजर काउज था, कौन था, इंटेलेक्चुअल काउज। इंटेलेक्चुअल काउज में बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो राइटर हुआ था, बहुत बड़ा जो बुद्धिजीवी सब था, अपना अपना विचार देने लगा। इसी में आता है आपका जीन जैकिस रोसो, ये पीपल सॉवरेनिटी, मतलब पीपल का अधिकार का बात किया था। फिर आपका आता है मॉन्टेस्क्यू, ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का बात किया था। वोल्टेयर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, मतलब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसका वोल्टेयर बात किया था।
फिर आपका इंटेलेक्चुअल जो था ये बोलता था कि राजा को किसने बोला कि वो भगवान है। और जितना भी राजा राज करता था वो सब बोलता था कि हम गॉड है, हमको गॉड बोला है कि तुम जाके शासन करो। लेकिन यही इंटेलेक्चुअल उस पर सवाल उठाने लगा कि किसने कौन कौन सा गॉड बोला है कि राजा को कि तुम शासन करो जाके वहाँ पे। देखिए इस तरह से जो वहाँ पर न्यूज़पेपर, द आइडिया ऑफ स्प्रेड वायर न्यूज़पेपर बुक सैलून डिस्कशन, ये आपका सैलून डिस्कशन है। इसमें एक लोग रहता था और लोग क्या करता है, ये सैलून डिस्कशन है। ये देखिए ये एक लोग है और ये क्या कर रहा है, अखबार को लिए हुए यहाँ पर अखबार को, और अखबार को ये पढ़ कर ज़ोर ज़ोर से सबको सुनाता था। यही होता है सैलून डिस्कशन। सैलून डिस्कशन के बाद इससे भी लोगों में क्या हो रहा था, लोगों में जागरूकता फैल रहा था। कुछ टाइमलाइन याद कर लिए। 1798 से स्टेट जनरल, अगर इसको नोट भी करना तो कर सकते हैं। 1789 से 91 तक नेशनल असेंबली, 91 से 92 लेजिस्लेटिव असेंबली, 92 से 95 नेशनल कन्वेंशन। रीज़न ऑफ टेरर, ये भी बहुत ज़्यादा टेरर का माहौल आ गया था इस बीच में। 1795-98 डिक्टेटरी रूल। उसका 1917-99 में फाइनली नेपोलियन तख्ता पलट कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 मई 1789 को क्या होता है। तो जो पार्लियामेंट है वो सारा मीटिंग को बुलाता है, ठीक है। मीटिंग को बुलाता है। मीटिंग को कौन कौन सा मीटिंग, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये मीटिंग को बुलाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक को एक तरह से बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया था वो। इकोनॉमी उस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था फ्रांस का, तो उसको उभारने के लिए और टैक्स बढ़ाने के लिए ये तीनों स्टेट का मीटिंग हुआ था। जिसमें मेजर था कौन कौन, जो आपका बिशप लोग थे, कलर्जी। उसके बाद आपका सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट आया था। लेकिन इसमें क्या था, देखिए यहाँ पे इस तरह से मीटिंग था। टोटल 1200 यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसमें क्या था, जो फर्स्ट स्टेट था वो उसका एक वोट काउंट होता था, जो सेकंड स्टेट था उसका एक वोट काउंट होता था, जो थर्ड स्टेट था उसका एक वोट काउंट होता था। तो जो यानी फर्स्ट और सेकंड जो मिलकर डिसीजन दे दिया वही मान्य हो जाता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट है अब बोलने लगा कि नहीं, एक पीपल का एक वोट होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये इन लोग का मेजोरिटी ज़्यादा था, तो इन लोग जो भी डिसीजन लेगा सारा पास हो जाएगा। तो एक पीपल का एक वोट। लेकिन राजा क्या था, जो लुई 16 था, वो नहीं मानता कि एक वोट का एक डिसीजन नहीं होगा। और ये क्या करता है, एक अपने आप को बंद कर लेता। तो जो राजा था ये नहीं मानने के कारण इन लोग बॉयकॉट कर देता है इस असेंबली का। और जब ये लोग बाहर होते हैं, जब ये लोग महल से निकल जाते हैं, एक टेनिस कोर्ट था, देखिए एक मिनट, हाँ आपका ये हो गया टेनिस कोर्ट है यहाँ पे। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इट्स नेशनल असेंबली। लुई 16 लॉक्ड आउट द नेशनल असेंबली फ्रॉम मेन हॉल में उसको अपने बंद कर देता है। कौन? अपने आप को। जो लुई 16 था वो मेन हॉल में खुद को बंद कर लेता है। उसका डेडलॉक ऑफ वोटिंग राइट, ओवर वोटिंग राइट। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे और कुछ कलर्जी के लोग भी शामिल हो गए थे इसमें, क्योंकि वो भी कुछ ना संतुष्ट नहीं थे। वो सब मिल के क्या होता है, टेनिस कोर्ट के पास, यहाँ एक टेनिस कोर्ट है, यहीं पर आके इन लोग अपना नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं थर्ड स्टेट को। और यहीं से फ्रांसिस रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है। टेनिस कोर्ट ओथ, वहीं पर ओथ लिया जाता है। फिर ओथ लेने के बाद ये नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं अपने आप को। उसके बाद क्या होता है, जून में पेसेंट रेवोल्यूशन होता है। पेसेंट मतलब फार्मर का रेवोल्यूशन होता है। यहीं से क्या होता है, फ्रांसिस रेवोल्यूशन धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाता है। मेन फ्रांसिस रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का कारण था ये टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट के बाद आपका जून में पीसेंट रेवोल्यूशन होता है। सब लोग देखते हैं कि ये लोग हमारे भलाई के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सभी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, लुई 16 जो था ऑर्डर दे देता है मिलिट्री को कि जितना भी पेरिस में सबको इकट्ठा होने के लिए। इससे भी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये एक आपका वर्साइल है यहाँ पे। यही ये एक तरह से कारखाना है। यहाँ पे कैदी उदी को बंद करके रखा जाता था, आर्म रखा जाता था। ये लोगों में फैल गया कि यहाँ पर सब आर्म रखा हुआ है, और सबको वही इस लोगों ने इसको पूरा अच्छी तरह से जला दिया इसको। उसके बाद जला दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फिर से जितना भी लोग थे सबसे विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। फिर अभी लगभग मैं इसके लिए 3 वीडियो और बनाऊंगा, काहे कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद मेरा मेन फोकस था इस वीडियो में कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसको बताना। अब आगे हम बताएंगे कि और क्या क्या होता है इसमें। अभी के लिए धन्यवाद। और जब वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।